अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में टमाटर की सफल खेती पर किसान का अनुभव, गुलदाउदी फूल के सफल उत्पादन पर एक किसान की कहानी, अधिक पैदावार हेतु मसूर की वैज्ञानिक तरीके से खेती। फूलों की खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों ने अपना रुझान फूलों की खेती की तरफ किया है। और हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान अशोक ठाकुर से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जिन्होंने गुलदाउदी फूल की खेती से काफी मुनाफा कमाया है। गुलदाउदी फूल की खेती करते समय तथा इसकी पैकिंग करते समय कौन कौन सी जरूरी बातों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी को उन्हीं से। किसान भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्राइसैंथेमम की खेती कैसे की जाती है, जो कि मैंने अपने खेत में की है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये क्राइसैंथेमम की खेती करना बहुत ही इजी है और इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है अगर आप ढंग से, आराम से और ढंग से करें। इसमें सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको खेत को प्लोइंग कर लेनी चाहिए, कि बा लेना चाहिए। ठीक है, बाने के बाद क्या करेंगे कि इसको प्लेन कर देंगे। इसमें हम फिर बेड्स बनाएंगे। बेड बनाने के लिए हम 110 सेंटीमीटर चौड़ा रखेंगे। लेंथ आप अपने खेत के हिसाब से रख सकते हैं। इसमें जब आप बेड्स बना लेंगे, बेड्स प्लेन होने चाहिए, स्पाट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। और उसके बाद आप जो प्लांटिंग मटेरियल कहीं से भी लें वो अच्छी जगह से लें। इसकी जो एक प्लांट मिलता है जिसको कि रूटेड कटिंग से बनाया जाता है, कटिंग से बनाया जाता है, वो 2-3 रुपये में कोई भी फार्मर जिसने पहले क्राइसैंथेमम की खेती की हो उससे आप ले सकते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप पौध अच्छी जगह से लें, खेत में पहले गोबर मिला लें, फिर प्लोइंग कर लें, फिर बेड ढंग से बना लें जिसमें कि बेड का साइज़ कम से कम 110 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। और प्लांट टू प्लांट कम से कम आप 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखें। जब आप इसको लगाएं, थोड़ा सा खड्डा करें, उसमें लगा के फिर मिट्टी साइड से चढ़ा दें, साथ में थोड़ा सा पानी दे दें। कम से कम 1 हफ्ते तक इसको सिंचाई करनी चाहिए, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें। शाम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्लांट को ज़्यादा पानी मिलता है और हवा में इवेपोरेट होके नहीं उड़ता है। तो आप इसको शाम को ही पानी दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले जैसे ही आप इसकी प्लांटिंग कर दें, प्लांट के साइड से इसको सपोर्ट के लिए मिट्टी चढ़ा दें ताकि ये गिरे ना। जब आप इसको मिट्टी चढ़ा दें कम से कम एक महीने बाद क्या करें कि इसमें डंडे लगा लें साइड में। डंडे लगाने के बाद क्या करें कि पहली बार एक बार सुतली नीचे से कम 30 सेंटीमीटर ऊपर डंडे टू डंडे बांध लें। जैसे ही ये 45 दिनों बाद होने लगेगा तो आप कम से कम 30-35 दिनों या 45 दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर दें ताकि इसमें ज़्यादा शाखाएँ आएँ और आपको ज़्यादा फूल मिलें। जैसे ही 2-3 महीने होंगे, 3 महीने के बाद क्या करें कि इसमें सुतली से इसको बांध लें, ढंग से नेट टाइप बना लें ताकि जैसे ये बड़े हों अपने वजन से ये गिरे ना।
अगर गिर जाएंगे तो आपका फूल टूट जाएगा और उसके मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। जब जैसे ही आप इसकी कटिंग कर दें तो कम से कम 2-3 महीने बाद इसकी डिसबडिंग करें। डिसबडिंग में इसके साथ की बड्स निकाल दें ताकि आपको एक ही फूल मिले, जिससे कि क्या बोलते हैं आप बेच के अच्छा पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर आप बड नहीं निकालेंगे तो वो उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा फूल का। जितना ज़्यादा फूल का साइज़ होगा उतना अच्छा मार्केट में रेट मिलेगा। स्प्रे सिर्फ इसमें ये करनी चाहिए कि एक फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 स्प्रे होती हैं जब इसमें कोई कीड़ा लगेगा, वो भी अगर कोई लगेगा। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसमें आधे बीघे में इसको लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं 2-3 हज़ार रुपये की दवाई में आपका इसमें सब कुछ हो जाएगा। आपको दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ना ज़्यादा इसमें बीमारियाँ लगती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे कम से कम 50 सेंटीमीटर की लेंथ रखें काटने पे। जब पूरा फूल खिल जाए, इसके पूरे कलियाँ सारी पूरी खिल जाए, तब इसे काटना चाहिए। इसमें मैंने आधे बीघे में मैंने 4000 पौधा लगाया है। 4000 पौधे लगाने से कम मुझे 20,000 स्टिक्स मिलेंगी। 20,000 स्टिक्स जो कि आजकल की मार्केट में रेट चल रहा है 4 रुपये से 8 रुपये तक। जैसे भी आपका फूल, जितना बड़ा आपका फूल होगा उस हिसाब से मार्केट में रेट मिल रहा है। अगर आप 4 रुपये के हिसाब से भी इसमें लगाएं तो आपको 4000 पौधे में कम से कम 20,000 स्टिक्स मिलेंगी। 20,000 स्टिक्स में आपको कम से कम साल में 6 महीने की क्रॉप है, ये सिर्फ 80,000 रुपये मिलेगा। और आपका इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं पौध लेने का। पौध भी जो इसमें आप एक बार लगा देंगे वो 3 साल तक आपको देगी। 3 साल तक आपको देगी। जून में लगानी है आपके 3 साल तक, नेक्स्ट दिसंबर तक चलेंगे 3 साल तक। और इसमें अच्छी क्रॉप मिलती है। कम से कम आपको 3 फ्लश मिलेंगे। 3 फ्लश में मतलब आपने अगर 4000 कटिंग लगाई है तो आपको 60,000 स्टिक्स मिलेंगी। 60,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप खुद लगा सकते हैं 2,40,000 रुपये आप 3 सालों में कमा सकते हैं। खर्चा लगा के तो आप कम से कम 2 लाख रुपये इसमें कमा सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि आपको एक बार इसमें हर साल एक बार इसमें सुतली के साथ इसको बांधना पड़ेगा और इसको ऊपर से काटना पड़ेगा और डिसबडिंग करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि ये एक पेटी है। इस पेटी में हमने सबसे पहले अखबार बिछाया है। अखबार बिछाने के बाद इसे इस तरह से पैकिंग की गई है। इसमें इस फूलों को इस तरह से लगाया जाता है ताकि फूल के ऊपर फूल ना आए, ये एक दूसरे को ख़राब ना करें। इस तरह से इसको 50 फूल हमने लगाए हैं। इस तरह से फूल लगाएंगे 50। जो अगली आपकी दूसरी लेयर जो लगेगी अब 50 की, वो यहाँ से लगेगी यूँ करके, ताकि 50 फूल इधर को आएँ, 50 फूल इधर को आएंगे। ऐसे ही करके हम इसके ऊपर फिर अखबार बिछाएंगे दोबारा से। अखबार बिछाने के बाद फिर इसी तरह से 50 की पैकिंग इधर को करेंगे, 50 की पैकिंग उधर को करेंगे, फिर एक बार और अखबार बिछाएंगे, फिर 50 की पैकिंग ऐसे इधर को करेंगे और 50 की पैकिंग उधर को करेंगे, ताकि इसमें एक पेटी में कम से कम 300 फूल हमारे आने चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हर मौसम में लगाई जाने वाली टमाटर की खेती प्रदेश के सभी किसान करते हैं, लेकिन इस फसल से अधिक लाभ लेने के लिए अब बहुत से किसान इसकी खेती पॉली हाउस में करने लगे हैं।
आज हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक किसान केसरी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती से काफी लाभ ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैंने ये अपने पॉली हाउस में टमाटर का काम शुरू किया है। किसान भाइयों, मैंने ये पॉली हाउस हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो पंडित दीनदयाल स्कीम थी, वहाँ से मतलब उन्होंने मुझे ये सैंक्शन किया। 500 स्क्वायर मीटर में मैंने इसमें टमाटर की खेती शुरू की। इसमें मैंने 500 स्क्वायर मीटर में टमाटर की जो खेती बाड़ी स्टार्ट की, इसकी पनीरी मैंने फरवरी लास्ट वीक में दी। ये मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक में ये पनीरी तैयार हो गई और अप्रैल फर्स्ट वीक में मैंने ये प्लांटेशन कर दी। तो प्लांटेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी डेंसिटी जो है, दूरी जो है, डिस्टेंस बिल्कुल सही तरीके से रखा जाए। इसकी जो डिस्टेंस रखा था मैंने, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब था। तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये प्लांटेशन मैंने की। फिर बाद में जैसे प्लांट हमारा बड़ा होता गया तो इसको एक रस्सी नीचे से लगाई और एक रस्सी ऊपर से, तो उसके ऊपर से दो रस्सियाँ लगा करके टमाटर को एंटी लॉकवाइज बांधना स्टार्ट किया। तो उसको जो उसकी बेल बनते इसकी हाइट लगभग 12 फुट तक, 15 फुट तक चली गई। प्लांटेशन के बाद आप बात करते हैं इसमें मतलब मैंने जो वाटरिंग वगैरह कैसे की। वाटरिंग सिस्टम के लिए मैंने इसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम जो साबित हुआ मुझे। ये भी एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से जो है प्रदान किया गया है। इससे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में एक तो हमारा जो है पानी वेस्टेज बिल्कुल नील है। दूसरी बात यह कि टमाटर को जो नीचे ही पानी चाहिए, अगर हम स्प्रिंकल या दूसरी तरीके से फुहारे वगैरह से पानी देंगे, जिसमें मतलब बीमारियाँ वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो ड्रिप इरीगेशन में वो बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। ड्रिप इरीगेशन में पानी हमारा नीचे लगेगा, ऊपर हमारा पानी नहीं जाएगा, तो फंगस वगैरह जो इसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। बाकी जब जैसे जैसे क्रॉप बड़ी होती जाती है, इसमें प्रॉब्लम भी आती रहती है, बीमारियाँ भी आती रहती हैं। उनकी रोकथाम के लिए हमें टाइम टू टाइम मतलब जो इसके लिए स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। अगर फंगस की प्रॉब्लम है तो फंजीसाइड है, फंजीसाइड हम लोग जो है इसका स्प्रे करके जो है फंगस की प्रॉब्लम दूर करते हैं। और इंसेक्ट वगैरह पड़ता है इसमें, वैसे इंसेक्ट वैसे तो कम पड़ता है, मगर फिर भी अगर पड़ जाता है तो उसके लिए हम क्लोरीपायरीफॉस या दूसरी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। बाकी इसमें जो खाद का शेड्यूल है फर्टिलाइज़र का, तो वैसे मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यहाँ पे इस यूनिट में बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, वो है वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। बाकी इसमें जो फोलियर स्प्रे के दौरान कई बार महीने में एग्रोमिन, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एग्रोमिन की स्प्रे कर देता हूँ। बाकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा खादों की, और केमिकल रहते ये। तो इस तरीके से इसका जो है खाद का शेड्यूल फॉलो करते हैं, और ये धीरे धीरे इसकी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होती रहती है और हाइट इसकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कि हाइट बढ़ती जाती है, वैसे इसको जो लपेटते इसको बिल्कुल 12 फुट तक हम पहुँचा देते ऊपर। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी और उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी हमारी। अभी आप देख सकते हैं मेरे पॉली हाउस में कि टमाटर की हाइट देखो, ये लगभग 10 फुट से अबव हो चुकी है। तो ये 10 फुट से ओवर हो चुकी है, जिससे जितना हाइट पे जाएगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी तो प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी हमें। जैसे जैसे हमारा प्लांट बड़ा होता जाता है तो इसमें थोड़ी हमें जो है इसके पत्ते वगैरह सूखते रहते हैं। तो जो सूखे हुए पत्ते हैं इनको धीरे धीरे से निकाल देना चाहिए। तो इनको निकालने से मतलब क्या होता है कि हमारे नए पत्ते जो है वहाँ से स्प्राउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जून के लास्ट वीक से मैंने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की। जून के लास्ट वीक से लेकर के अभी तक जो मैंने इससे ये 500 स्क्वायर मीटर में जो मैंने टमाटो का काम किया शुरू किया है, इसमें से लगभग मैं अभी तक जो है 90 कुंटल के करीब जो है टमाटर जो मार्केट के लिए बेच चुका हूँ। जिसका एवरेज इस साल मतलब जो है मार्केट टमाटर की उतनी अच्छी नहीं रही, वह एवरेज मतलब जो है शुरू पे बहुत अच्छा रेट मिला, फिर बीच में अगस्त ऑनवर्ड इसका रेट डाउन हो गया। वह 1 लाख से अबव इसमें मैं जो है अभी तक कमा चुका हूँ। अभी भी स्टिल दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक तक इसकी प्रोडक्शन चलती रहेगी, जो मैं इससे 100 कुंटल से अबव जो है क्वांटिटी मार्केट के लिए भेजूंगा। एक्चुअली मंडी का रेट डाउन रहने के बावजूद भी, क्योंकि जो पॉली हाउस की जो प्रोडक्शन है, पॉली हाउस के प्रोड्यूस की जो है मार्केट में रेट हमें जो है ज़्यादा मिलता है। ओपन कल्टीवेशन से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, पॉली हाउस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मंडी जो है डाउन रहने के बावजूद भी मैं इस साल कम से कम 2 लाख प्लस इसमें से कमाऊँगा। मैं टमाटो की कल्टीवेशन से लगभग 2 लाख रुपए कमा लूँगा मैं।
इस खेती के लिए मैंने अपने साथ 3 लोगों को रोज़गार दे के रखा हुआ है, क्योंकि मेरी बिल्कुल इसमें समय समय पर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है पूरी सहायता करते रहते हैं। तो उनको मैंने 3 लोगों को रोज़गार दे के रखा हुआ है। मैं प्रत्येक अपने आदमी को मतलब 6,000 मासिक जो है उनको 6,000 मासिक उनको देता हूँ, मैं ऑनरेरियम देता रहता हूँ। और इसके अलावा उनको जो भी कुछ मेरे लायक सहायता हो तो उसको मैं समय समय पर उनकी सहायता करते रहता हूँ। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं तीसा के कृषि विकास अधिकारी से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विकास अधिकारी तीसा आपको ये सुझाव देता हूँ कि जैसे आपने टमाटर की फसल लगाई हुई है तो आपको समय समय पर इसकी देख रेख करनी चाहिए और पानी जो है वो प्रॉपर देना चाहिए। और जैसे भी बीमारी आपको कोई पत्ते पर जैसे इसमें झुलसा रोग आता है, जैसे ही आए आपने उसको तुरंत M45 का स्प्रे जो है वो कर देना है। अगर कीड़ा आ गया उसके ऊपर तो उसमें आप इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, जैसे मेलाथियोन है, क्लोरोपाइरीफॉस है और कोई दवाइयाँ हैं, कोई भी कर सकते हैं आप। और जैसे आपने ये बार बार भी एक ही फसल नहीं लगानी, जैसे टमाटर लगाया तो इसको फसल चक्कर जरूर अपनाएं, क्योंकि इसमें टमाटर लगाया है तो आप दूसरी बार जो है वो फ्रास बीन लगाएं या मटर की खेती करें। अगर आपने उससे फसल नहीं लेनी तो आप उसको ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो मिट्टी की उर्वरकता जो बढ़ेगी, आपको अच्छी फसल मिलेगी। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आप इसको समय समय पर जो है देखते रहें। हमारे राज्य के जो किसान मसूर की खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है और इससे अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि उन्नतिशील किस्मों के चुनाव के साथ साथ इसकी बुआई वैज्ञानिक तरीके से की जाए। तो इन्हीं सब बातों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। और आज हम जो चर्चा करेंगे मसूर की जो खेती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो मसूर की खेती है इसको भी हम जो है व्यापारिक फसलें रहती हैं उस तरह से हम करें तो निश्चित रूप से हम जो है लाभ होगा। और इसको जो है हम मुख्य रूप से जो बुवाई करते हैं या तो असिंचित क्षेत्रों में बुवाई करते हैं या ऊंची नीची ज़मीन है वहाँ बुवाई करते हैं, लेकिन जहाँ हमारे पास पर्याप्त साधन है अगर वहाँ हम बुवाई करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जो अन्य फसलों की पैदावार मिलती है उसी हिसाब से हमको इस जो मसूर की खेती है इससे भी हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। उसके लिए हम जो खेत का चुनाव करें, खेत जो अगर समतल है तो बहुत अच्छा है और उसको जो है 2-3 बार जुताई करके और पाटा लगाने के बाद इसकी जो हम बोनी लाइन से करें। दूसरा इसमें खाद जो देना है, जो खाद की मात्रा का प्रयोग करना है इसमें जो है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना है और इसमें जो 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर हमको जो है प्रयोग करना है। तो बोने के समय पे हम जो है इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा तथा गंधक की पूरी मात्रा को बुवाई के समय पे हमको प्रयोग करना है। और नाइट्रोजन क्योंकि हम इसको जो है DAP से जो है हम बोनी करते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारी उसी से हो जाएगी, अलग से अतिरिक्त नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ हम सिंगल फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमको 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल टॉप ड्रेसिंग में कर सकते हैं। जो केस में जैसे हमारा और इन प्रजातियों को अगर हम समय से बोते हैं तो हम 18 से लेकर के 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम जो है इससे उत्पादन ले सकते हैं। इसमें 40 से लेकर के 60 किलोग्राम बीज हमको प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना है। तो जहां हम लाइन से बोनी कर रहे हैं और समय से बोनी कर रहे हैं वहां 40 किलोग्राम बीज देना है और जहां पर हम जो है थोड़ा देर से बोनी कर रहे हैं वहां 60 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना है। और बीज की मात्रा इसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर बड़ा बीज है तो उसकी मात्रा अधिक लगेगी और छोटा बीज है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम लगेगी। दूसरा ये कि इसकी जो बीज है, बीज को हमको सबसे पहले बीज उपचार करना है और बीज उपचार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम बावस्टीन या थीरम, वो बावस्टीन या थीरम 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज में मिला करके
हम इसको मिलाएं और उसके बाद में हम जो कल्चर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हम जहाँ मसूर की नई खेती कर रहे हैं वहाँ पर कल्चर लगाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कल्चर से क्या फ़ायदा है इसमें कि जितनी भी हमारी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको जो है जड़ों के माध्यम से एकत्र करती हैं। जितनी भी दलहनी फसलें हैं तो दलहनी फसलों में जैसे हमारा मसूर है तो मसूर में हमें मसूर का कल्चर मिलाना है। 10 किलो बीज में 1 कल्चर का पैकेट पर्याप्त रहता है। तो पहले हम उसमें फफूंदीनाशक दवा का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में हमको जो कल्चर का इस्तेमाल करना है। दूसरा एक कि जो बुवाई का तरीका है, जुताई करने के बाद में हम जो फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल आती है उससे भी हम इसकी बोनी कर सकते हैं। तो उसमें खाद और बीज दोनों साथ साथ गिरते हैं और उससे जो है ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बीज के नीचे खाद रहता है तो उससे जो है पर्याप्त मात्रा में खाद की उपयोगिता बनी रहती है। तो ज़रूरी है कि हम फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल से बुआई करें, हम छटकमा इसकी बुआई न करें। दूसरा इसमें एक खरपतवार प्रबंधन की बात और आती है, क्योंकि जो खरपतवारों से भी हमें जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो जैसे ही हमारी 20 से 25 दिन की फसल हो जाए तो हमको एक बीडिंग करा देना चाहिए, चाहे मैनुअल बीडिंग करा दें, श्रमिकों द्वारा निदाई करा दें। और जहाँ श्रमिकों की समस्या है वहाँ जो हम जो ऐसे बोने के 72 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। 3 लीटर प्रति हेक्टेयर दवा को 500-600 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे जो है हमारा जो है जो खरपतवार हैं वो नहीं जमेंगे, केवल जो है हमारी मसूर की फसल जो है जमेगी। दूसरा जो पानी जहाँ जैसे हमको रबी के मौसम में बारिश नहीं होती है तो हमको ये फूल आने से पहले और फलियां बनते समय इसमें नमी होना ज़रूरी है। अगर बरसात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो वहाँ पर हमको सिंचाई जहाँ हमारे पास उपलब्ध है वहाँ हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है हमें 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, आज बात करते हैं मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के प्रबंधन के बारे में। इसमें प्रमुख रूप से लगने वाला जो कीट है वो है सफेद लट। जड़ों को नुकसान पहुंचा करके फसल को सुखा देता है। कीट से बचने के लिए रोपण से पूर्व फोरेट 10G 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व हमें काम में लेनी चाहिए। इसके बाद में प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाने वाला कीट सफेद मक्खी है। वायरस का वाहक होने के कारण से मिर्च में आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में शामिल है। उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है। इससे बचने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए एवं 15 दिन बाद उसे पुनः दोहराना चाहिए। इसके साथ साथ में प्रमुख रूप से लगने वाला कीट है जो जड़ों में नुकसान पहुंचाता है वो है सूत्रकृमि।
इसके नियंत्रण के लिए रोपण से पहले कार्बोफ्यूरान की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ में इसमें चेपा का भी काफ़ी भयंकर प्रकोप होता है। विशेष रूप से रबी सीजन में ली जाने वाली मिर्ची में ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियों का रस एवं फूलों को नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों का रस चूसने से पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है एवं उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में छिड़काव करके 7 से 10 दिन के अंतर पे 2 या 3 बार दोहराना होता है। मेलाथियान के छिड़काव के साथ साथ में दूसरी कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे इसका प्रभावी नियंत्रण होता है। इससे कीट के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण खेत में छिड़काव एक बार में किया जाए या आसपास के किसानों को भी मिलकर के साथ में सामूहिक नियंत्रण करने से ये आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कीटों के अलावा मिर्च की फसल में बीमारियों से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो है वो एंथ्रेक्नोज या पत्ती धब्बा रोग। इस बीमारी से पत्तियों के ऊपर धब्बा बनता है, उसके बाद में ये फलों पे भी भूरे रंग के धब्बे बन के फल सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर में 400 से 550 लीटर पानी का छिड़काव करना होता है एवं 7 दिन के बाद में पुनः उसे दोहराना पड़ता है। दूसरी और प्रमुख बीमारी जो है इसमें पर्ण कुंचन। ये बीमारी सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से वायरस के द्वारा मिर्च में पहुंचती है। इसमें पत्तियां जो है मुड़ जाती है या बन जाती है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली ये बीमारी कीट के नियंत्रण के द्वारा ही रोकी जा सकती है। इसको रोकने के लिए नर्सरी को प्रोटेक्टेड माध्यम में उगाना चाहिए। नर्सरी पे विशेष रूप से पूरा ध्यान रखना चाहिए और एंटीवायरस नेट के अंदर नर्सरी उगाएं। साथ साथ में ही जैसे ही फसल को आप मुख्य खेत में स्थानांतरित करते हैं, कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पे मेलाथियान 1 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके, इमिडाक्लोरोपिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करके सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना ही इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही रोगी पौधा दिखाई देता है उसको वहाँ से निकाल करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए एवं पुनः कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मिर्च में जीवाणु धब्बा रोग भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये फलों के ऊपर धब्बे बना करके फल सड़न को ज़्यादा इंजाम देता है और इससे बचने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम मात्रा प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना चाहिए तथा ये छिड़काव 7 दिन में दोबारा दोहराना चाहिए। अगर इसमें फफूंद का प्रकोप नहीं हो तो 250 मिलीग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल में लेना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी को आसानी से रोका जा सके। इसके अलावा किसान भाइयों, मिर्ची की फसल में सिंचाई प्रबंधन, पोषक प्रबंधन एवं खरपतवार एवं दूसरे प्रकार के पौधों को नियंत्रित करके भी स्वस्थ कल्टीवेशन करके आप काफी कीट और बीमारियों के प्रकोप से बचा सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन हेतु मशरूम की वैज्ञानिक तरीके से खेती। ऊन प्राप्ति के लिए भेड़ पालन पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।